हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका हिंदी का 7वां चैप्टर जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर और आज का क्लास सुपर फास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ये परंपरा जो लिखा गया है वो किसने लिखा, मतलब इसके लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, रामविलास शर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की, अशोक वाजपेयी की या अतीन्द्र मिश्रा की। तो आप लोग जवाब दीजिए कि इसका क्या होगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर एक प्रश्न मुझे बताने से पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्या बोल रहा है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो लिखा है वो किसने लिखा है, रामविलास शर्मा ने। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, रामविलास शर्मा की। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से या इतिहास के ज्ञान से। तो आपका आंसर होगा प्रगतिशील आलोचना का विकास साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 नंबर बोल रहा है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। वहाँ पूछा था कृति कौन है, यहाँ बोल रहा है रचनाकार कौन है। तो दोनों तो एक ही है। तो क्या बोल रहा है, ऑप्शन दिया आपके सामने, अतीन्द्र मिश्रा, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले। तो आपका आंसर होगा परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, 4, 5, 6 या 7। आपका आंसर होगा तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है। बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, और शायद ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 को या 20 सितंबर 1913 को या 25 सितंबर 1914 को या 10 अक्टूबर 1911 को। तो आपका आंसर होगा रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 को। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 को। आप लोग मेरे साथ बोलिए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 को। कब, 10 अक्टूबर 1912 को। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में या भौतिकवादी व्यवस्था में। तो आपका आंसर होगा साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो आपका आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था में। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। रामविलास शर्मा ने BA कब किया था। जो पढ़ाई में BA नहीं आता है, वो रहा BA कब किया था रामविलास शर्मा ने, 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या 1931 ईस्वी में। तो आपका आंसर होगा रामविलास शर्मा ने BA कब किया था, 1932 ईस्वी में। रामविलास शर्मा ने BA कब किया था, 1932 ईस्वी में। 8वें नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, पराधीन, जड़ या परतंत्र या स्वाधीन। तो आपका आंसर होगा साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, स्वाधीन होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, तो आपका आंसर होता है स्वाधीन होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वायरन किस भाषा के कवि हैं। ये जो वायरन है वो किस भाषा के कवि हैं, हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के, अंग्रेजी भाषा के या फ्रेंच भाषा के। तो आपका आंसर होगा वायरन जो है
वो किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। बायरन किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह या परिवार की तरह? तो आपका आंसर होगा साहित्य में विकास की प्रक्रिया समाज की तरह। किस तरह? समाज की तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संभव होती है? समाज की तरह संपन्न होती है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 11वां नंबर क्या हो रहा है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ये जो लिखा गया है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है या किसकी कृति है? ऑप्शन है आपके पास दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की या मुक्ति बोध की? तो आपका आंसर होगा ये निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 12वां नंबर क्या बोल रहा है? परंपरा का मूल्यांकन किस विधा में की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? कहानी की, निबंध की, संस्मरण की या लघु कथा की? संस्मरण की या फिर लघु कथा की? तो आपका आंसर होगा परंपरा का मूल्यांकन किस भाषा की है? परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन किस प्रकार की रचना है? तो आपका आंसर होगा परंपरा के मूल्यांकन किस प्रकार की रचना है? निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन किस प्रकार की रचना है? निबंध है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 13वां नंबर क्या बोल रहा है? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या 5 खंडों में? तो आपका आंसर होगा निराला की साधना 3 खंडों में रचित है। निराला की साधना कितने खंडों में रचित है? 3 खंडों में रचित है। निराला की साधना कितने खंडों में रचित है? 3 खंडों में रचित है। रामविलास शर्मा किस संस्था के निदेशक बने? रामविलास शर्मा किस संस्था के निदेशक बने? KM हिंदी संस्था के, JM हिंदी संस्था के या हिंदी साहित्य अकादमी के या राष्ट्र भाषा परिषद के? तो आपका आंसर होगा रामविलास शर्मा किसके? रामविलास शर्मा जो थे वो KM हिंदी संस्था के निर्देशक बने। रामविलास शर्मा किसके? KM हिंदी संस्था के निर्देशक बने। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर क्या बोल रहा है? प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की या दिनकर की या डॉक्टर रामविलास शर्मा की? तो आपका आंसर होगा प्रेमचंद्र और उनका युग के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रेमचंद्र और उनका युग के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में है, एशिया में है, अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है? तो आपका आंसर होगा एथेंस जो है वो किस महादेश में है? तो एथेन आपका यूरोप में है। एथेन किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। एथेन किस महाद्वीप में द्वीप में है, देश में है? तो आपका आंसर होगा यूरोप में है। लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, बायरन, शेक्सपियर या रेनर, मारिया रिल्के? तो आपका आंसर होगा लैटिन कवि कौन है? तो आपका आंसर होगा लैटिन कवि वर्जिल है। लैटिन कवि कौन है? वर्जिल है। लैटिन कवि कौन है? आप बताइए एक बार, लैटिन कवि कौन है? तो आपका आंसर होगा वर्जिल है। लैटिन कवि कौन है? वर्जिल है। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? अज्ञे ने तार सप्तक का कब संपादित किया? 1941 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में? तो आपका आंसर होगा अज्ञे ने तार सप्तक का संपादित कब किया? 1943 ईस्वी में। अज्ञे ने तार सप्तक 1943 में संपादित किया। अज्ञे ने तार सप्तक का कब संपादित किया? 1943 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 19वां नंबर क्या बोल रहा है? रामविलास शर्मा ने BA
क्या बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, या फिर प्राग विश्वविद्यालय से, या पटना विश्वविद्यालय से? तो आपका आंसर होगा रामविलास शर्मा ने बीए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। रामविलास शर्मा ने बीए कहाँ से किया था? लखनऊ विश्वविद्यालय से। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? संस्कृत, हिंदी, इतिहास या अंग्रेजी? तो रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में? अंग्रेजी। किस विभाग में? अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया था। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 21 नंबर क्या बोल रहा है? तो 21 नंबर बोल रहा है क्या? निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, शिव पूजन सहाय, अशोक वाजपेयी या रामविलास शर्मा? तो आपका आंसर होगा निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, या जो साहित्यकार बनना चाहते हैं? तो आपका आंसर होगा जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। किसमें? जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। कौन? जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 23वां नंबर क्या बोल रहा है? साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में होता है पराधीन, स्वाधीन, कलाधीन या राज्याधीन? तो आपका आंसर होगा साहित्य सापेक्ष रूप में किस तरह होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में किस तरह होता है? स्वाधीन होता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 24 नंबर क्या बोल रहा है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका है? ये भूमिका निर्णायक है प्रतिभाशाली मनुष्यों की, या भाग्यवादी मनुष्यों की, या परिश्रमी मनुष्यों की, या पूंजीपति मनुष्यों की? तो आपका आंसर होगा साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। साहित्य के निर्माण में किसकी? प्रतिभाशाली मनुष्यों की निर्णायक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 25 नंबर क्या बोल रहा है? अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है? अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है खंडित, अटूट, प्रवाहित या ठहराव? तो आपका आंसर होगा अविच्छिन्न। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है अटूट। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है? अटूट, जो कभी नहीं टूट सकता है। पढ़ते हैं अगला प्रश्न। 26 नंबर क्या बोल रहा है? कौन सा ऐसा गुलाम देश है? कौन सा ऐसा गुलाम देश है? गुलाम देश है, देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या एथेंस? तो आपका आंसर होगा एथेंस। एथेंस ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था। कौन? एथेंस ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था। आदिम का अर्थ है? आदिम का क्या अर्थ है? आदमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन या वनमानुष? तो आपका आंसर होगा आदिम का अर्थ है अति प्राचीन। आदिम का अर्थ क्या है? अति प्राचीन। आदिम का अर्थ क्या है? अति प्राचीन। बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किस वर्ष के क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी? कौन? रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ।
किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी के जातियों में आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1915 की क्रांति में, 1916 की क्रांति में, 1917 की क्रांति में, 1918 की क्रांति में? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कब? तो 1917 की क्रांति में। कब? 1917 की क्रांति में। क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कब? 1917 की क्रांति के बाद। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या बोल रहा है 29वां नंबर। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध या द्वंद्व युद्ध? तो आपका आंसर होगा सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? वर्ग युद्ध नहीं होता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या बोल रहा है। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को या राज्य सरकार को? तो आपका आंसर होगा शर्मा जी ने भारत सरकार को पुरस्कार की राशि दान स्वरूप दिया। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि भारत सरकार को दान स्वरूप में दिया। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, और यदि आपके कोई भाई बहन या कोई फ्रेंड हो जो वीडियो देखता हो हिंदी का, तो उसे हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।